Governor General of Bengal. गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, सबसे पहले गवर्नर जनरल जो बंगाल के थे वो थे वॉरेन हेस्टिंग, जिन्होंने 72 से 85 तक सर्व किया था टाइम। उसके बाद जब वो हट गए थे, नेक्स्ट कॉर्नवालिस बने थे गवर्नर जनरल, बट उसके बीच का जो कुछ 7.5 महीने का जो खाली टाइम था उसमें एक्टिंग गवर्नर जनरल बंगाल रहे थे जॉन मैकफियर्सन। ठीक है। कॉर्नवालिस के बाद आता है सर जॉन शोर, लॉर्ड वेल्सली, जॉर्ज बालो, मिंटो फर्स्ट, हेस्टिंग फर्स्ट, आर्महर्स्ट एंड लॉर्ड विलियम बेंटिक। मैंने याद करने का छोटा सा ट्रिक, वॉरेन हेस्टिंग्स कौन खाने के लिए शोर पे गए, वहां पर उन्हें वेलेस्ली मिला, उन्होंने बोला चलो बार में चलते हैं, बार में जाकर उनका हो गया बीपी लो, लो होते ही उन्होंने मिंट खाई, मिंट खाते हुए ठीक हो गए। फिर हेस्टिंग्स मिला, हेस्टिंग्स ने बोला चलो हम पंजा लड़ाते हैं, आर्महर्स्ट, वहां पंजा लड़ाया गया। और पंजा लड़ाने के बाद विलियम बेंटिक वहां आया, उन्होंने बोला बिना पंजा लड़ाए भी हम काम कर सकते हैं, बिना लड़ाई के भी हम खेल सकते हैं यहाँ पर। दैट इज अ लिटिल ट्रिक। डेट्स याद करने का है, या तो आप दोनों डेट्स के बीच का डिफरेंस याद कर लीजिए, या फिर आप सिंपल 72 टू 85, 85 टू 93 इस तरीके से याद कर सकते हैं। ठीक है, या आप डिफरेंस याद कर लें, दोनों में से कोई भी तरीका। ये जो सिमेट्री है, ये वाली जो हियरार्की है पूरी, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, जब एक क्वेश्चन आता है मॉडर्न इंडिया के पार्ट से, आपको ये सिमेट्री याद करनी ज़रूरी होती है, सो दैट अंदर का चलो आपको काम याद है बट डेट्स याद नहीं है, बट आपको आइडिया लग जाता है कि किस गवर्नर जनरल ने क्या काम किया है और उसका टाइम पीरियड क्या है। ये ब्रैकेट आपको याद करना इंपॉर्टेंट है सो दैट क्वेश्चन आसानी से क्लियर हो सके। नाउ लेट्स गेट इनटू द डिटेल ऑफ गवर्नर जनरल। सबसे पहले थे वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स आए थे 72 में और उन्होंने आते ही एक ऑफिस बनाया था, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का ऑफिस। 73 में रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 पास हुआ था ब्रिटिश पार्लियामेंट में। उस एक्ट की वजह से वॉरेन हेस्टिंग्स फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने। ठीक है, फर्स्ट गवर्नर जनरल बंगाल के साथ साथ इस एक्ट में ये आया था कि गवर्नर जनरल के अंडर एक 5 मेंबर्स की एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनेगी। ठीक है, ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल है असिस्ट करने के लिए है गवर्नर जनरल को उसके कामों में, बट बेसिकली ये जो 5 मेंबर्स की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी वो नज़र रखने के लिए बनाई गई थी ऑन वॉरेन हेस्टिंग्स, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी पहले ही जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे इंडिया में उनके अगेंस्ट कंप्लेन कर दिया था करप्शन के लिए। ठीक है, इस हिसाब से डुअल गवर्नमेंट आ गई। डुअल गवर्नमेंट कैसे, एक तो इंडिया में गवर्नर जनरल हो गया, ठीक है, गवर्नर जनरल उसके नीचे एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल हो गया। अगर हम सिर्फ इंडिया की बात करें तो ये वैसे ही डुअल हो गया, और अगर हम यूके की बात करें तो एक तो गवर्नमेंट यूके में है और एक इंडिया में गवर्नर जनरल, तो ये भी डुअल गवर्नमेंट के अंडर आ जाता है। देन 76 में कुछ और काम किए। पहला था कोड ऑफ जेंटो लॉ। जो कोड ऑफ जेंटो लॉ है इसका मतलब है ऑर्डिनेशन ऑफ पंडित्स। लीगल कोड जो थे, जो हमारे कल्चर के कोड हैं या हमारे जो हमारी सांस्कृतिक चीज़ें हैं उन्हें ट्रांसलेट किया गया था संस्कृत से पर्शियन में ब्राह्मण्स ने, और उसके बाद इंग्लिश में बाय नथानियल ब्रेजी। अब ये क्यों किया गया था, इसका रीज़न ये है कि दैट वॉरेन हेस्टिंग जो थे वो एक लिंग्विस्ट थे। ही वॉज अ लिंग्विस्ट। लिंग्विस्ट वो होता है जो एक से ज़्यादा लैंग्वेज जानता है, और इन्हें दूसरे कल्चर के बारे में पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट रहता था, तो इस वजह से वो इंडिया के कल्चर को जानना चाहते थे, और उन्हें ये लगता था कि जब तक हम इंडिया के कल्चर को नहीं जानते तब तक वहाँ के लोगों के साथ हम एडजस्ट कैसे कर सकते हैं, इसीलिए कोड ऑफ जेंटो लॉ आया था। जुडिशियल पावर्स दी गई थी जमींदार को, उन्हें अबॉलिश कर दिया था। इसके अंडर सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट सेटअप किया गया था, और सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट के अंडर 2 एपिलिएट कोर्ट स्टैब्लिश किए गए थे, सबसे पहले कैलकटा में मेंटेन किए गए थे रिकॉर्ड्स। क्रिमिनल कोर्ट जो थे उनमें एक इंडियन जज को भी पहली बार यहाँ अपॉइंट कराया गया था। 1774 में पिट्स इंडिया एक्ट आया। अब पिट्स इंडिया एक्ट क्या था, जब भी हम कोई भी लॉ बनाते हैं वो हमेशा परफेक्ट नहीं बनता है, तो उसे हम बाद में अमेंडमेंट के थ्रू उसे ठीक करते हैं, अमेंडमेंट के थ्रू, ठीक है, उसे अमेंड करते हैं मतलब ठीक करते हैं। तो पिट्स इंडिया एक्ट था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 की शॉर्ट कमिंग्स को अमेंड करने के लिए, उसमें जो कमी रह गई थी उसे पूरा करने के लिए हमने पिट्स इंडिया एक्ट निकाला था, ओवरकम द शॉर्ट कमिंग्स ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट। इसी टाइम एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बनाई गई बाय विलियम जोन्स। इंग्लिश ट्रांसलेशन की गई गीता की बाय चार्ल्स विल्किंस, और इसी बुक का जो इंट्रोडक्शन है वो विलियम जोन्स ने लिखा था। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो कि सेकंड गवर्नर जनरल हैं बंगाल के, इन्होंने परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल इंट्रोड्यूस कराया था, या फिर इसे जमींदारी सिस्टम भी कहें। अब व्हाट इज परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल, ये जमींदारी सिस्टम होता क्या था, बहुत सारे गांव होते थे, से 11-12 गांव थे,
इन सारे गांवों को मिलाकर हम बात करते हैं, इन्हें कहते थे हम स्टेट, ठीक है, इट इज नोन एज स्टेट। अब इन सब के ऊपर एक हेड को बिठाया जाता था, उस हेड को बोला जाता था जमींदार। अब ये जमींदार जो है वो ब्रिटिशर्स के लिए किंग था, ठीक है, किंग को ही जमींदार का एक ओहदा दिया गया था। अब इस किंग का ये काम था कि इन सारी स्टेट्स से रेवेन्यू कलेक्ट करके ब्रिटिशर्स को देना, इन्हें सारा रेवेन्यू कलेक्ट करके ब्रिटिशर्स को देना होता था। अब किंग क्या करता था, इनसे कलेक्ट करता था और ब्रिटिश को देता। अब ऐसा इसमें पूरे प्रोसीजर में किंग का तो कोई फायदा ही नहीं है, तो जो भी रेवेन्यू फिक्स किया गया था उसमें कुछ और ऐड करते थे ये किंग, और तब ब्रिटिश को देता था अपने पॉकेट में रखने के बाद। अब सपोजिटली एक पीस ऑफ लैंड है, इसका एक महीने का जो अर्निंग है इस पीस ऑफ लैंड की खेती की, वो है 10 रुपीज, ठीक है। परमानेंट सेटलमेंट का क्या मतलब है, ब्रिटिशर्स ने ये कहा कि हम एक ही बार रेवेन्यू फिक्स कर देंगे, ठीक है, उसे हम बार बार चेंज नहीं करेंगे जिससे लोगों को प्रॉब्लम ना हो। अब आपने आज के डेट में अगर आपने रेवेन्यू फिक्स कर दिया तो कल को और अच्छा भी हो सकता है, फसल और अच्छी भी हो सकती है और नई टेक्नोलॉजी भी आ सकती है। तो उस हिसाब से ये जो हमने रेवेन्यू फिक्स किया है 10 रुपए जो आज की डेट में कमा रहा है, उस हिसाब से आई गेस नुकसान होगा फ्यूचर में। तो इस वजह से उन्होंने बोला कि चलो हम फ्यूचरिस्टिक सर्कमस्टांसेस को देखकर हम पहले ही रेवेन्यू फिक्स कर देते हैं। 10 तो इसकी टोटल अर्निंग है, ठीक है, फ्यूचर के देखकर इसकी अर्निंग हमने कर दी टोटल 15। चलो 15 रुपए ये एक महीने में एक पीस ऑफ लैंड से हमें कम रहे हैं, ठीक है, 15 रेवेन्यू जनरेट करा दिया। अब 15 के ऊपर किंग ने बोला मेरा भी तो कुछ फायदा होना चाहिए, तो किंग ने 5 रुपए और बढ़ा दिया, 20 रुपए एक पीस ऑफ लैंड का हो गया, ठीक है, बट इसकी एक्चुअल अर्निंग आज क्या है, 10 रुपए है। अब जो फार्मर है वो उस 10 रुपए में अपना घर भी उसे देखना है, तो उसने 5 रुपए तो रेवेन्यू के लिए निकाल दिए, लेकिन 5 रुपए अपने पास रखे, ठीक है। सो उसे देने कितने, देने 20 रुपए हैं, लेकिन उसके पास है नहीं, ठीक है। सो उसने क्या किया, 5 रुपए दिए, लेकिन 15 रुपीज जो है वो उसने ले लिया किराया, उधार ले लिया किंग से, ठीक है, किंग से उधार लेकर उसने रेवेन्यू दे दिया। अब यही चीज हर महीने रिपीट होती गई, तो एक एट वन पॉइंट ऑफ टाइम ये जो पीस ऑफ लैंड है इसकी जो वैल्यू होगी, उसका तो उधार उसने ऑलरेडी किंग से ले लिया है, तो एट वन पॉइंट ऑफ टाइम ये पूरी जमीन किंग की हो जाएगी, और जो इसका ओनर है लैंड का वो वर्कर बन जाएगा कुछ टाइम बाद, और ये पूरी लैंड उसके हाथ से चली जाएगी। ये है परमानेंट सेटलमेंट, जिसकी वजह से बंगाल में सबसे ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम आई थी। इसी को आप परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल कहते हैं, या इसे जमींदारी सिस्टम कहते हैं। अब ब्रिटिशर्स ने किंग को कहा था कि भाई रेवेन्यू ऐसे कलेक्ट करके मुझे दोगे, और अगर तुमने नहीं दिया तो तुम्हारी जो ये स्टेट है इसकी नीलामी हो जाएगी। अब नीलामी मतलब ऑक्शन, ठीक है, ऑक्शन हो जाएगा। ब्रिटिशर्स एक पर्टिकुलर दिन डिसाइड करते थे कि ये सो एंड सो दिन है, उस दिन सूरज ढलने से पहले, सनसेट लॉ कहते हैं इसे, सनसेट लॉ के हिसाब से एक तारीख फिक्स कर देते हैं, उस दिन सूरज ढलने से पहले आपको अपना पूरा हिसाब क्लियर करना है, अगर आपने नहीं किया तो आपकी स्टेट का ऑक्शन कर देंगे। अब ऑक्शन किंग तो नहीं देता था, अब ऑक्शन कैसे होता था, ब्रिटिशर्स का एक रूल था कि जितनी भी लैंड है अगर वो किसी फीमेल के नाम पर है कोई भी प्रॉपर्टी, तो उसका ऑक्शन नहीं होता था। तो किंग क्या करता था, अपनी आधी प्रॉपर्टी तो फीमेल्स के नाम कर देता था, बेटी, मम्मी, बीवी, बहन सबके नाम कर देता था, जो बचती थी उससे ऑक्शन करता था। अब उस ऑक्शन में भी जो लोग बैठे होते थे वो किंग के ही आदमी होते थे, वो लोग बोली लगाते थे, इसलिए किंग के पास इनडायरेक्टली जमीन रह जाती थी, और जब पैसे देने की बारी आती है वो लोग पीछे हट जाते थे, पैसे नहीं है। अब जो जेन्युइन खरीदार होगा वो इस प्रोसेस को बार बार देखेगा, बार बार देखेगा, वो थक जाएगा, तो लोग ऐसे वॉकआउट कर जाते थे। अगर बाई चांस किसी बाहर के इंसान ने स्टेट खरीद भी ली, तो गांव में होते थे लठियाल्स, लठियाल लोग होते हैं जो लाठी लेकर रखते हैं और लाठी से पिटाई करते हैं, उन लोगों ने, उन नए लोगों को लठियाल्स ने बहुत मार कर वो भगा देते हैं अपने गांव से। सो दिस इज हाउ पूरी स्टेट वैसे भी किंग के ही काबू में रहती है, चाहे कुछ भी होता है। फिर ब्रिटिश उनका पुराना पूरा हिसाब माफ करके उन्हें बोलते चलो ठीक है, विल स्टार्ट विद न्यू थिंग। इसलिए परमानेंट सेटलमेंट जो है ये बंगाल की, ये कभी सक्सेसफुल नहीं हुई और ये कहीं और इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई, क्योंकि ये बंगाल में ही इसने बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर दी थी ना। ये तो हो गया परमानेंट सेटलमेंट, जमींदारी सिस्टम। दूसरा, कॉर्नवालिस को फादर ऑफ सिविल सर्विसेज भी कहा जाता है, क्योंकि इसने सिविल सर्विस का जो एग्जाम है ये स्टार्ट कराया था, इनकी रिक्रूटमेंट स्टार्ट कराई थी। इन्होंने एक पोस्ट क्रिएट की थी, पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, जिसे हम पोस्ट ऑफ डीजे भी कह सकते हैं शॉर्टकट याद करने के लिए। 1793 में इन्होंने कोडिफाई किया था लॉ। अब कोडिफाई लॉ का दूसरा नाम है कॉर्नवालिस कोड, जिसमें रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन से अलग कर दिया था, या कहें हर डिपार्टमेंट को गवर्नमेंट के अलग कर दिया था।
कॉर्नवालिस ने ही सबसे पहला पुलिस रिफॉर्म लाया था, जिसमें हर डिस्ट्रिक्ट को 400 स्क्वायर माइल में बांट दिया गया था और हर 400 स्क्वायर माइल के ऊपर एक पुलिस सुपरिटेंडेंट अलॉट होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली ने अडॉप्ट किया था सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी। अब सब्सिडरी अलायंस क्या होता है? इसमें क्या होता है, ब्रिटिशर्स ने जितने भी इनके पास एरिया थे, वहां के जितने भी किंग्स होते थे, उन्हें बोला था एक काम करो, आपकी जितनी भी आर्मी है, जितने भी सोल्जर्स हैं, वो आप हमें दे दो, हम आपकी आर्मी मेंटेन करेंगे, आप इस आर्मी को मेंटेन करने के लिए हमें रुपीस दो। ठीक है, रुपीस बोलो या डॉलर बोलो, पैसे हमें दो। अब इससे क्या होगा, अगर 4 किंग है, सपोजिटली 1 किंग, 2 किंग एंड 3 किंग एंड 4 किंग, 4 किंग ने अपनी सारी आर्मी ब्रिटिशर्स को दे दी। अगर फर्स्ट वाले किंग के ऊपर कोई भी बाहर से अटैक करता है, तो ब्रिटिशर्स ने बोला इसकी आर्मी, इसकी आर्मी, इसकी आर्मी, आपकी आर्मी और मेरी आर्मी, हम सब मिलकर उससे लड़ाई करेंगे, आप बस मुझे पैसे दो जिससे कि मैं फौज मेंटेन कर सकूं, आप मेंटेन मत करो, मैं करूंगा। तो ऑब्वियसली ये चीज बेनिफिट रखती है कि एक अकेला अगर डिफेंड करेगा या 4 लोग मिलकर डिफेंड करेंगे तो वो बेनिफिट होता है। इसलिए बहुत सारे किंग्स ने सब्सिडी अलायंस की पॉलिसी एक्सेप्ट भी की थी। 1802 में लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम बैटल ऑफ पूना हुआ था। बैटल ऑफ पूना क्या था? बैटल ऑफ पूना 2 लोगों के बीच लड़ाई हुई थी और ये मराठा पावर्स के बीच में लड़ाई हुई थी। ठीक है, मराठास में 2 फोर्सेस थी, एक तो थी स्कंदिया, स्कंदियास थे एंड पेशवा बाजीराव सेकंड। ठीक है, और दूसरे थे, इन्हें अटैक किया था स्कंदिया और राजा राव सेकंड पेशवा को होलकर्स ने। ठीक है, उसके बाद ब्रिटिशर्स के साथ मिलकर इनकी ट्रीटी हुई थी कि ये लोग आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे और हेल्प करेंगे। देन कम्स योर जॉर्ज बार्लो। जॉर्ज बार्लो के टाइम सिर्फ एक ही काम हुआ था, 1806 में विलोरे म्यूटनी हुई थी। कहा जाए तो ये पहली ऐसी म्यूटनी थी जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट इंडियंस ने की थी। ये सिर्फ एक दिन की थी। हुआ क्या था, ब्रिटिशर्स ने हिंदूज को बोल दिया था कि आप लोग की जनेऊ नहीं पहनोगे, टीका नहीं लगाओगे, मुस्लिम्स को बोलता क्लीन शेव रखोगे, और सरदार को बोला था आप पगड़ी नहीं बांधोगे। तो इस वजह से एक रिलीजियस लेवल पर म्यूटनी हुई थी एक दिन के लिए। ठीक है, उसे हम वेलोरे म्यूटनी कहते हैं। देन कम्स लॉर्ड मिंटो फर्स्ट। इनके टाइम ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई थी महाराजा रंजीत सिंह के साथ। इनके टाइम चार्टर एक्ट 1813 पास हुआ था, जिसमें कंपनी का, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट था वो रिन्यू हो गया था 20 साल के लिए। ठीक है, देन कम्स योर लॉर्ड आर्महर्स्ट। लॉर्ड आर्महर्स्ट के टाइम मलाया पेनिनसुला को एक्वायर कर लिया था या कब्जा कर लिया था। व्हाट इज मलायर पेनिनसुला? नाउ अगर आप इसमें देखें तो ये जो बाउंड्री है ये इंडिया की है, दिस इज श्रीलंका, दिस इज आर अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, यहाँ पर आता है आपका हमारे पड़ोसी एरिया, इसे हम बर्मा कहते हैं उस टाइम का। अब बर्मा से कनेक्ट होकर ये जो एरिया आता है, ये इसे कहते हैं हम मलाया पेनिनसुला। ठीक है, इसे आर्महर्स्ट के टाइम एक्वायर कर लिया गया था। लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। इन्होंने 29 में सती को अबॉलिश किया था, 30 में ठगी को अबॉलिश एलिमिनेट कर दिया था। इन्हीं के टाइम एक मैक्युले मिनट आया था। मैक्युले मिनट, किसी भी उसके पीछे मिनट का एक तो मतलब होता है टाइम, ठीक है, और दूसरा होता है मिनट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, मैकेले मिनट दिया था उसने। मैकेले एक आदमी था, उसने एक रिकमेंडेशन दी थी कि इंग्लिश को हायर एजुकेशन का मीडियम बना देना चाहिए। ठीक है, इसे हमने इंप्लीमेंट किया था। इस टाइम लॉर्ड विलियम बेंटिक ने फीमेल इन्फेंटिसाइड को सप्रेस किया था, चाइल्ड सैक्रिफाइस को खत्म करने की कोशिश की थी। इनके टाइम चार्टर एक्ट 1833 आया था, जिसमें अगेन रिन्यू कर दिया था 20 ईयर्स के लिए, और इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1833 भी कहा जाता है, या सेंट हेलिना एक्ट भी कहा जाता है, जिसे ईस्ट इंडिया का कमर्शियल वर्किंग जो थी वो खत्म कर दी गई थी। अब कमर्शियल वर्किंग, इसका मतलब जब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रहे हैं तब तक कमर्शियली काम करते थे, कुछ पर्सन ट्रेड का हमेशा ब्रिटिश अपने कंट्री में देते थे, बाकी ये लोग अपने पास रखते थे। अब इसके बाद आफ्टर दिस चार्टर एक्ट ऑफ 1833 या सेंट हेलिनाज एक्ट कह दीजिए, इसमें ब्रिटिश का जितनी भी ईस्ट इंडिया कंपनी है
इसका कमर्शियल वर्किंग खत्म करके सब कुछ गवर्नमेंट के अंडर ला दिया गया था, इसीलिए इन्हें लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल भी कहा जाता है और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है।